हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड ONR 003 यानी जल संचयन, संरक्षण और उपयोग। अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं और PYQs, असाइनमेंट एंड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप अपने एग्जाम में कवर कर लेंगे तो आप भी अपने एग्जाम में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आप हमें व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट मैसेज करके असाइनमेंट, गेस्ट पेपर और नोट्स को परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि आपको वहाँ पे सभी क्लास की अपडेट मिलती है और साथ ही आपको फ्री PDF कोर्स भी आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कृषि निरंतरता के लिए जल संग्रहण महत्वपूर्ण क्यों है? व्याख्या कीजिए। वर्षा जल संग्रहण के लाभों की सूची तैयार कीजिए। कृषि हमारे जीवन का आधार है, लेकिन यह पूरी तरह से पानी पर निर्भर करती है। आज के समय में अनियमित वर्षा, जल की कमी और भूजल का गिरता स्तर खेती के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं। ऐसे में जल संग्रहण बहुत जरूरी हो गया है ताकि खेती लगातार सफलतापूर्वक चलती रहे। यानी हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि कृषि निरंतरता के लिए जो जल संग्रहण है वो क्यों जरूरी है, यानी पानी को बचाना क्यों जरूरी है, और वर्षा जल संग्रहण के लाभ हमें बताने हैं। यानी जो बारिश से मिलने वाला जो हमें पानी है उसका जो संग्रहण है वो उसके क्या क्या लाभ हमें हो सकते हैं। तो अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि क्या है कि हमारे जीवन का एक आधार है और पूरी तरीके से कृषि किस पे निर्भर होती है? पानी पे निर्भर होती है। तो आज के समय में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अनियमित वर्षा के कारण क्या हो रहा है कि जल की कमी हो रही है और भूजल जो है आपका, उसका भी जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। तो खेती के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। यानी भूजल का जो गिरता हुआ स्तर है और जो जल की कमी है, इसके कारण खेती के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और ऐसे में बहुत जरूरी हो गया है कि हम क्या करें? जल का संग्रहण करें, जल संग्रहण करें, जल को बचाए, पानी को बचाए, ताकि जो आपकी खेती है वो लगातार सफलतापूर्वक चलती रहे। तो अब हम बात करते हैं कि जल संग्रहण क्यों महत्वपूर्ण है। अगर हम जल संग्रहण की बात करें कि क्यों जरूरी है, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो पहला क्या है कि ये सूखे से बचाव करता है। जब वर्षा कम होती है या समय पर नहीं होती तो खेतों में पानी की कमी हो जाती है। जल संग्रहण से हम पहले से ही पानी जमा कर लेते हैं, जिससे सूखे के समय भी फसल को पानी मिल सकता है। यानी जो सूखे के समय जो बचाव है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि जब सूखा किस कारण से होता है? जब वर्षा कम होती है या फिर समय पे नहीं होती, तो खेतों में पानी की भी कमी हो जाती है जब वर्षा समय पे नहीं होगी, ठीक है। और वर्षा कम मात्रा में होगी तो आपके खेतों में भी क्या होगी? पानी की कमी होगी। तो जल संग्रहण से हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमें पानी को जमा कर लेना चाहिए, ताकि सूखे के समय पर आपकी जो फसलें हैं उनको पानी मिल सके। अब हम बात करते हैं भूजल स्तर को बढ़ाना। वर्षा का पानी जमीन में रिसकर भू स्तर को बढ़ाता है। इससे कुएं, हैंडपंप और ट्यूबवेल लंबे समय तक पानी देते रहते हैं। यानी भूजल का स्तर बढ़ता है। जब भी वर्षा का जो पानी होता है वो जमीन से रिसकर कहाँ पे जाता है? भूमि में जाता है। और इससे क्या होता है कि भूजल का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। और फिर वो भूजल से फिर किधर जाता है पानी? कुएं में, हैंडपंप में, ट्यूबवेल में और वेल में, ठीक है। अब हम बात करते हैं फसलों की नियमित सिंचाई। जल संग्रहण से किसानों को जरूरत के समय पानी मिलता है, जिससे फसलों की सही समय पर सिंचाई हो पाती है और उत्पादन भी बढ़ता है। अब हम बात करते हैं मिट्टी का कटाव रोकना। तेज बारिश से मिट्टी बह जाती है, लेकिन जल संग्रहण से पानी को रोककर मिट्टी के कटाव को भी कम किया जा सकता है। तो अब हम पांचवें महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो जल संकट के समय में समाधान। यानी अगर जल संकट अगर हमारे सामने भविष्य में आता है तो जल संग्रहण भी हमें क्या कर सकता है? उसे उसका समाधान कर सकता है। ये भविष्य के लिए पानी बचाने का एक अच्छा तरीका है, जिससे जल संकट को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं या कम किया जा सकता है। यानी अगर जल संकट हमें भविष्य में देखना पड़ा तो जल संग्रहण क्या कर रहा है कि ये जल के संकट को कम कर रहा है। अब हम बात करते हैं वर्षा जल संग्रहण के लाभ की।
यानी जो बारिश का जो पानी है उसको जब आप स्टोर करके रखते हैं, संग्रहण करके रखते हैं, तो उसके लाभ क्या क्या होते हैं ये भी जानते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मतलब है कि बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका सही उपयोग करें। इसका कई फायदे हो सकते हैं। कौन कौन से फायदे हैं ऐसे, चलिए जानते हैं। अगर हम वर्षा जल संग्रहण के लाभ की बात करें यानी फायदों की बात करें, तो इससे हमें कई प्रकार के लाभ देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा जो पहला लाभ है वो है आपका पानी की बचत। बारिश के पानी को जमा करके हम उसे बाद में उपयोग कर सकते हैं। इससे पानी की बर्बादी नहीं होती। दूसरा लाभ, सिंचाई में ये मदद करता है। ये पानी क्या करता है कि खेतों की सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, और खास करके जब जब हमें हमारे आसपास पानी के जो स्रोत है उपलब्ध ना हो, तो यही पानी हमारा क्या करता है, हमारी मदद करता है। अब हम बात करते हैं लागत में कमी। किसानों को पानी के लिए ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, जिससे उनकी जो खेती है वो सस्ते में ही हो जाती है। तो वर्षा जल संग्रहण का फायदा एक ये भी है कि किसानों की जो खेती है वो सस्ते में हो जाती है, क्योंकि उन्हें पानी के ऊपर ज्यादा खर्च करना नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण। अगर हम वर्षा जल उसको देखें, संग्रहण को देखें, वर्षा के जल को हम किस तरीके से संग्रहित कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। अगर हम पर्यावरण के नजरिए से देखें, प्राकृतिक के नजरिए से देखें, तो जल संग्रहण से प्राकृतिक संसाधनों की क्या हो रही है, रक्षा हो रही है और पर्यावरण संतुलन बना रहता है। यानी ये क्या कर रहा है, वर्षा जल संग्रहण हमारे पर्यावरण को भी क्या कर रहा है, एक प्रकार से संरक्षित कर रहा है, संरक्षण उसे दे रहा है। पांचवा जो इसका लाभ है वो है बाढ़ नियंत्रण। अगर हम बाढ़ नियंत्रण की बात करें, तो अधिक वर्षा के समय पर, ठीक है, अधिक वर्षा के समय पानी को संग्रहित करने से बाढ़ का खतरा भी कम हो जाता है। छठा जो लाभ है इसका वो है भूजल रिचार्ज। संग्रहित पानी धीरे धीरे जमीन में जाकर भूजल को क्या करता है, बढ़ाता है, जैसे अभी हमने जाना। उसके बाद हम बात करते हैं हर मौसम में पानी उपलब्ध। यानी अगर आप वर्षा का जो जल संग्रहण है, यानी जो वर्षा जल संग्रहण है, अगर आप वर्षा जल संग्रहण कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि आपको हर समय पानी की जो उपलब्धता है वो देखने को मिलती है। यानी आप पूरे साल पानी की उपलब्धता इससे आपकी बनी रहती है, जिससे आपकी जो खेती है वो निरंतर चलती रहती है। ठीक है, आपकी खेती इससे रुकती नहीं है। अगर आप वर्षा जल संग्रहण को करते हैं तो आप हर मौसम में पानी को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें, तो इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या कहता है कि अंत में कहा जा सकता है कि जल संग्रहण कृषि के लिए बहुत जरूरी होता है। ये ना केवल किसानों को पानी की समस्या से बचाता है, बल्कि खेती को स्थायी और लाभकारी भी बनाता है। वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से हम पानी की बचत कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल संसाधन सुरक्षित रख सकते हैं। यानी निष्कर्ष क्या कहता है कि जल संग्रहण जो है वो आपकी खेती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ आपको ये ना सिर्फ किसानों को केवल पानी की समस्या से बचाता है, बल्कि जो उनकी खेती है उसे एक प्रकार से स्थायी और लाभकारी भी बनाता है। वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से हम पानी की बचत कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम जल संसाधन को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है आपका मृदा से भरा बांध क्या है, इसके उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मृदा से भरा बांध क्या है और इसके उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। मृदा से भरा बांध, जिसे अंग्रेजी में अर्थ फील्ड डैम कहा जाता है, एक प्रकार का बांध होता है जिसे मुख्य रूप से मिट्टी, रेत, बजरी और पत्थरों जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से बनाया जाता है। यह बांध पानी को रोकने और संग्रहित करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, यानी अगर हम मृदा से भरे बांध की बात करें, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थ फील्ड डैम। ठीक है, और ये क्या करता है, ये आपका मुख्य रूप से किससे बनाया जाता है, आपकी मिट्टी से, रेत से, बजरी से, पत्थरों जैसी जितनी भी आपकी प्राकृतिक सामग्रियां होती है उनसे ये बनाया जाता है। और ये बांध क्या करता है, ये पानी को रोकने और उसको संग्रहित करने के लिए बनाया जाता है। तो इस प्रकार के बांध का निर्माण अपेक्षाकृत कब किया जाता है, जब इसका जो निर्माण है, ये ऐसे बांध जो है वो कब बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये सरल और कम लागत वाले होते हैं। इससे ग्रामीण और बड़े जल परियोजनाओं में भी ये व्यापक रूप से आपके उपयोगी सिद्ध होते हैं या उपयोग किया जाता है। इस बांध की संरचना ऐसी होती है कि बीच में एक जलरोधी परत होती है जो पानी को रिसने से रोकती है, जबकि भारी भाग मजबूत और स्थिर बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी और पत्थरों से बनाए जाते हैं। तो ये था आपका मृदा से भरे बांध। अब हम बात करते हैं मृदा से भरे बांध के मुख्य उद्देश्यों की। तो पहला उद्देश्य क्या है इसका, जल संग्रहण करना।
अगर हम जल संग्रहण की बात करें तो मृदा से भरे बांध का जो पहला उद्देश्य है वो है जल को संग्रहित करना, संग्रहण करना जल का। मृदा बांध का सबसे प्रमुख उद्देश्य पानी को इकट्ठा करना होता है। बारिश या नदी के पानी को रोककर एक जलाशय संग्रहित किया जाता है ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। दूसरा जो उद्देश्य है वो है सिंचाई के लिए उपयोग। खेती के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। मृदा से भरे बांध में जमा पानी को नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। इससे सूखे क्षेत्र में खेती संभव हो पाती है और फसल उत्पादन बढ़ता है। तीसरा जो उद्देश्य है वो है बाढ़ नियंत्रण। बरसात के समय नदियों में पानी का स्तर बहुत बढ़ जाता है जिससे बाढ़ का खतरा होता है। मृदा बांध अतिरिक्त पानी को रोककर बाढ़ को नियंत्रण करने में मदद करता है और आसपास के क्षेत्रों को भी सुरक्षित रखता है। यानी आपका जो मृदा से भरे जो बांध होते हैं इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, एक प्रकार से बाढ़ को नियंत्रण करना भी है। अब हम बात करते हैं इसके चौथे उद्देश्य की, जो है आपका जल विद्युत उत्पादन। हालांकि मृदा बांध मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए नहीं बनाए जाते, लेकिन कुछ बड़े बांधों में जल के प्रभाव से बिजली भी उत्पन्न की जाती है। इससे ऊर्जा की भी जरूरतें जो होती हैं आपकी पूरी होती हैं। इसका जो नेक्स्ट उद्देश्य है वो है पेयजल आपूर्ति। शहरों और गांव में पीने के पानी की पूर्ति के लिए मृदा बांध का उपयोग किया जाता है। इसमें जमा साफ पानी को शुद्ध करके लोगों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट जो है पर्यावरण संरक्षण। मृदा बांध जल स्तर को बनाए रखने में मदद करता है जिससे आसपास की भूमि भी हरी भरी रहती है। इससे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को भी लाभ मिलता है और पर्यावरण संतुलन जो रहता है आपका बना रहता है। यानी ये आपका पर्यावरण संरक्षण में भी आपकी एक तरीके से मदद करता है, पर्यावरण को भी संतुलित बनाने में मदद करता है। अब हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। इसका निष्कर्ष क्या कहता है? अगर हम इसके निष्कर्ष को समझे तो मृदा से भरा बांध एक महत्वपूर्ण और उपयोगी जल संरचना है जो प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने में मदद करता है। इसका निर्माण सरल होता है और कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जैसे जल संग्रहण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और पेयजल आपूर्ति। इसलिए मानव जीवन को कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर इसका निष्कर्ष क्या कह रहा है कि मृदा से भरा जो बांध है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है और उपयोगी जल संरचना है। क्यों है? क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधनों का इससे हम क्या कर रहे हैं, सही उपयोग करने में हमें मदद मिल रही है और इसका निर्माण भी एकदम सरल होता है और इसके कई ऐसे उद्देश्य हैं जिसको हम पूरा कर सकते हैं इसके माध्यम से, जैसे आपका जल है, जल संग्रहण है, सिंचाई है, बाढ़ नियंत्रण है, पेयजल आपूर्ति है। तो इसलिए ये मानव जीवन और कृषि दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है कृत्रिम भूजल पुनर्भरण क्या है, इसके लाभ और सीमाओं का वर्णन कीजिए। यानी आपका जो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल जो भूजल है, ठीक है, उसका पुनर्भरण क्या है, इसके हमें लाभ बताने हैं और इसकी सीमाओं का भी वर्णन करना है। तो कृत्रिम भूजल पुनर्भरण का अर्थ है मानव द्वारा किए गए ऐसे प्रयास जिनके माध्यम से वर्षा जल या सतही जल को जमीन के अंदर पहुंचाकर भूजल स्तर को बढ़ाया जाता है। यह एक वैज्ञानिक और योजनाबद्ध प्रक्रिया है जिसके उद्देश्य जल की कमी को दूर करने और जल संसाधनों का संरक्षण करना है। यानी आपका जो कृत्रिम पुनर्भरण जो है, ठीक है, कृत्रिम भूजल जो आपका है, इसका अर्थ क्या है कि मानव द्वारा ऐसे प्रयास किए जाते हैं जिसके माध्यम से आपकी जो वर्षा जल है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, जमीन के अंदर तक पहुंचाया जाता है और आपका उससे क्या होता है, जो भू स्तर होता है यानी भूजल स्तर जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। यानी जो जमीन के नीचे का जो पानी होता है उससे वो स्तर बढ़ जाता है। यह एक वैज्ञानिक योजनाबद्ध प्रक्रिया होती है जिसका उद्देश्य जल की कमी को दूर करना होता है और संसाधनों का संरक्षण करना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कृत्रिम भूजल पुनर्भरण क्या है। जब प्राकृतिक रूप से पानी जमीन में कम मात्रा में समाहित होता है तब मनुष्य विशेष संरचनाओं और तकनीकों का उपयोग करके पानी को भूमि के अंदर पहुंचाता है। इससे कृत्रिम भूजल पुनर्भरण हम कहते हैं। यानी आपका जो कृत्रिम भूजल पुनर्भरण है वो क्या है कि जब प्राकृतिक रूप से क्या हो रहा है, पानी जमीन में कम मात्रा में समाहित होता है तब मनुष्य क्या करता है, विशेष संरचनाओं और तकनीकों का उपयोग करके पानी को भूमि के अंदर तक पहुंचाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, भूजल पुनर्भरण कहते हैं। इसके लिए रिचार्ज कुएं, तालाब, चेक डैम
परकोलेशन टैंक और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कृत्रिम भूजल पुनर्भरण के लाभ की। अगर हम कृत्रिम भूजल पुनर्भरण के लाभ को देखें तो पहला लाभ जो है यहाँ पे वो क्या है कि जल स्तर में वृद्धि। ये भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद करता है जिससे सूखे क्षेत्रों में पानी उपलब्ध रहता है। दूसरा, जल संकट से राहत। शहरों और गांव में बढ़ती पानी की समस्या को कम करने में ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। तीसरा, पर्यावरण संरक्षण। यह प्राकृतिक जल चक्र को बनाए रखने में मदद करता है और नदियों, झीलों तथा अन्य जल स्रोतों को भी ये क्या करता है, एक तरीके से जीवित रखता है। तो ये है आपके कृत्रिम भूजल के लाभ। अगला जो लाभ है इसका वो है आपका कृषि के लिए ये लाभदायक होता है। कृषि के लिए किस प्रकार से लाभदायक होता है कि भूजल स्तर बढ़ने से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है जिससे फसल उत्पादन बढ़ता है। नेक्स्ट जो है इसका लाभ वो है बाढ़ नियंत्रण में सहायता। अधिक वर्षा होने पर पानी को जमीन में पहुंचाने से बाढ़ की स्थिति जो होती है वो कम हो सकती है। अगला जो इसका लाभ है वो है जल की गुणवत्ता में सुधार। भूमि की परतों से गुजरते हुए पानी प्राकृतिक रूप से फिल्टर हो जाता है जिससे उसकी जो गुणवत्ता है वो बेहतर होती है। तो ये थे आपके कृत्रिम भूजल पुनर्भरण के लाभ। अब हम इसकी सीमाओं को डिस्कस करते हैं कि इसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं। अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें तो पहली सीमा क्या है, उच्च लागत। अगर हम उच्च लागत की बात करें, इसकी पहली सीमा इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए संरचनाओं का निर्माण करना पड़ता है जो महंगा हो सकता है। दूसरी सीमा क्या है कि उचित स्थान की आवश्यकता। हर जगह ये तकनीक प्रभावी नहीं होती, इसके लिए उपयुक्त मिट्टी और भूवैज्ञानिक स्थिति जरूरी होती है। तीसरी सीमा है आपकी रखरखाव की समस्या। इन संरचनाओं का नियमित रखरखाव आवश्यक होता है, नहीं तो वे जल्दी खराब हो सकती हैं। नेक्स्ट जो सीमा है इसकी वो है प्रदूषण का खतरा। यदि गंदा या दूषित पानी जमीन में पहुंच जाए तो ये भूजल को भी दूषित कर सकता है। यानी इसकी जो अगर हम इसके प्रदूषण के खतरे की बात करें, यानी इसकी अगली सीमा की बात करें, तो अगर जितना भी गंदा या दूषित पानी है वो जमीन में पहुंच जाता है तो वो बाकी जितना भी आपका भूमि जल होता है यानी भूजल जो होता है उसको भी ये क्या कर सकता है, दूषित कर सकता है। इसकी जो नेक्स्ट सीमा है वो है समय लेने वाली प्रक्रिया। यानी भूजल स्तर बढ़ने में समय लगता है, इसलिए इसके परिणाम भी हमें तुरंत नहीं मिलते। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या कहता है कि कृत्रिम भूजल पुनर्भरण जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी उपाय है। ये न केवल जल संकट को कम करता है बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, लेकिन सही योजना और प्रबंधन के द्वारा इन समस्याओं को कम किया जा सकता है। आज के समय में जल की बढ़ती कमी को देखते हुए कृत्रिम भूजल पुनर्भरण को अपनाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंचाई अनुसूचीकरण को परिभाषित कीजिए। बेहतर फसलों उत्पादन के लिए इसके महत्व का वर्णन कीजिए। यानी आपका जो सिंचाई अनुसूचीकरण है उसका अर्थ क्या है उसको हमें परिभाषित करना है और साथ ही साथ फसल उत्पादन के लिए उस फसल उत्पादन का क्या महत्व है ये भी हम जानते हैं। तो सिंचाई अनुसूचीकरण का अर्थ है फसलों को सही समय पर और सही मात्रा में पानी देना। यानी यह तय करना कि फसल को कब पानी देना है, कितनी मात्रा में देना है और कितनी बार देना है। इसका मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि पौधों को उनकी जरूरतों के अनुसार पानी मिले, ना अधिक और ना ही कम। ठीक है, यानी सिंचाई अनुसूचीकरण का अर्थ यहाँ पे क्या है कि जितने भी फसलें हैं उनको सही समय पर सही मात्रा में पानी देना और फसलों को कब पानी देना है, कितनी मात्रा में पानी देना है, कितनी बार देना है, तो ये भी ये सुनिश्चित करता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि पौधों को उनकी जरूरत के अनुसार ही पानी मिले, ना तो अधिक मिले और ना ही कम मिले। अब हम बात करते हैं सिंचाई अनुसूचीकरण का महत्व। पहला जो महत्व है वो क्या है कि जल का सही उपयोग करना। सिंचाई अनुसूचीकरण से पानी की बचत होती है। अगर हम बिना योजना के सिंचाई करते हैं तो पानी की बर्बादी होती है। सही समय और मात्रा में पानी देने से जल संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। ठीक है, यानी पहला जो महत्व क्या है इसका कि जल का सही उपयोग करना। सिंचाई अनुसूचीकरण क्या कर रहा है, आपकी पानी की बचत होती है इससे, और हम इसे बिना
योजना के अगर हम बिना योजना के सिंचाई करते हैं तो इससे हमारी पानी की क्या हो रही है, बर्बादी हो रही है। तो जो हमारा सिंचाई अनुसूचीकरण जो है ये क्या कर रहा है, हमारे पानी की बचत कर रहा है, सही समय में सही मात्रा में पानी देने से जो हमारे संसाधन है, जल संसाधन है, उनको भी ये बेहतर उपयोग कर रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरे महत्व की, जो है आपका फसल की बेहतर वृद्धि। अगर हम फसल की बेहतर वृद्धि की बात करें, यानी इसके दूसरे महत्व की बात करें, तो वो क्या है कि हर फसल के जीवन चक्र में कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती है, जैसे अंकुरण, फूल आना और दाना भरना। इन अवस्थाओं में पानी बहुत जरूरी होता है। सही समय पर सिंचाई करने से पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और उत्पादन भी बढ़ता है। अब हम बात करते हैं तीसरे महत्व की, जो है आपका उत्पादन में वृद्धि। जब फसल को उसकी आवश्यकता के अनुसार पानी मिलता है तो वह स्वस्थ रहती है। इससे उपज की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में ही सुधार होता है, किसान को अधिक लाभ मिलता है। इसका जो चौथा पॉइंट है वो है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। अधिक पानी देने से मिट्टी की ऊपरी परत खराब हो सकती है और पोषक तत्व बह सकते हैं। वहीं कम पानी देने से मिट्टी सख्त हो जाती है, ठीक है, सख्त हो जाती है। और उचित सिंचाई अनुसूची से मिट्टी की संरचना और उर्वरता क्या रहती है, बनी रहती है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका खरपतवार और रोग नियंत्रण। अगर हम खरपतवार और रोग नियंत्रण की बात करें तो क्या है कि अधिक सिंचाई में खेत में खरपतवार यानी घास ज्यादा उगते हैं और बीमारियां फैल सकती हैं। सही समय पर सीमित सिंचाई करने से इन समस्याओं को हम कम कर सकते हैं या कम किया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऊर्जा और लागत की बचत। कम और सही सिंचाई करने से बिजली, डीजल और श्रम की बचत होती है। इससे खेती की लागत कम होती है और लाभ बढ़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जल भराव और लवणता की समस्या से बचाव। अधिक पानी देने से खेत में जल भराव हो सकता है, जिससे पौधों की जड़ें सड़ सकती हैं। साथ ही मिट्टी में लवणता भी बढ़ सकती है। सिंचाई अनुसूचीकरण इन समस्याओं को रोकने में आपकी मदद करता है। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। सिंचाई अनुसूचीकरण एक वैज्ञानिक और आवश्यक प्रक्रिया है जो खेती को अधिक लाभकारी बनाती है। इससे पानी की बचत होती है, फसल की वृद्धि बेहतर होती है और उत्पादन में भी वृद्धि आपकी होती है। इसलिए हर किसान को अपनी फसल, मिट्टी और मौसम के अनुसार ही सिंचाई की योजना बनानी चाहिए।